वो गरचे दिल को मेरे दाग दाग रखता है, चिराग से भी ज़्यादा चिराग रखता है। मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, मिला है अब के एक ऐसा पढ़ा लिखा महबूब, जो मेरे दिल के बराबर दिमाग रखता है। इन खूबसूरत अशार के शायर हमारे बीच हैं आज प्रोग्राम लिटरेरी गुरु में। उर्दू कवि, पत्रकार और अनुवादक फरहत एहसास। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में फरहत जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। फरहत साहब, अभी हम जब स्टूडियो में आ रहे थे, स्टूडियो की तरफ आ रहे थे, तो आप याद करने लगे कि इस आकाशवाणी से आपका बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत दिनों से आप जुड़े हुए हैं और बहुत वैसी निगाहों से आप देख रहे थे चीज़ों को। बहुत पुराना रिश्ता है, बहुत सी यादें होंगी, बहुत सी बात होगी आपके जहन में इस वक्त ताज़ा हो आई होंगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। 79 में हम मुस्तकिल आए दिल्ली, लेकिन इसके पहले हम यहाँ पे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, तो 70s का ज़माना था वो। तो हमारे बहुत उर्दू के बहुत अहम शायर, हिंदी के भी लोग उस वक्त तक आकाशवाणी में थे। तो वो उर्दू सर्विस के जो डिप्टी डायरेक्टर थे अमीक हनफी साहब, तो वो एक बार हाँ अलीगढ़ आए थे किसी प्रोग्राम में। तो हम लोग सब नए शायर और कहानी लिखने वाले सब लोग जमा हो गए उनके साथ। तो उन्होंने कहा, भाई तुम लोग यहाँ क्या बेकार पड़े हो, तुम वहाँ रेडियो आओ, तो वहाँ कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे और कुछ तफरीह भी हो जाएगी। तो हमने कहा ठीक है। तो 72 या 73 में पहली बार हम यहाँ आए। तो नई नस्ल नई रोशनी का प्रोग्राम होता था नौजवानों का, उसमें सुरैया हाशमी थी। तो ये तकरीबन हो गया 50 साल हो गए जब ये करते होंगे। तो हम वहाँ से आसानी होती थी कि हम लोग अपना बस से या ट्रेन से आते थे और पैसे वैसे लेके अपने चले जाते थे। तो उसके बाद तो फिर बहुत लंबा सलाम मछली शहरी यहाँ थे, जो बड़े इम्पोर्टेंट पोइट थे उस ज़माने में। ज़ुबैर रिज़वी साहब थे जो बहुत इम्पोर्टेंट पोइट थे। तो वो सारे लोग यहाँ पर, तो काफ़ी अच्छा रहता था। यहाँ आते थे लोग बहुत से, बड़ी चहल पहल रहती थी। तो आपने बताया कि आपने भी कोई ऑडिशन दिया था, आप भी हाँ चाहते जी थे बिल्कुल। यहाँ हो जाना। हाँ, एक बार तो हम एक ऑडिशन कराया था इन लोगों ने। ये भी 70s में ही हुआ, 70 नहीं 80s में हुआ था। तो उसमें बाकायदा हमारा सिलेक्शन हो गया था। फिर यहाँ थोड़ी सी ट्रेनिंग भी हमने ली 1 महीना तक। फिर मेरा शायद वहाँ चला गया था, मैं सर्विस हमारी इसमें लग गई थी कौमी आवाज़ अखबार में। तो अच्छा। फिर कभी आपको लगा कि ऐसे ही जुड़े रहना चाहिए था आकाशवाणी से जैसे आप जुड़े थे, क्योंकि आप पत्रकारिता की ओर मुखातिब हो गए थे। फिर आपने बताया कौमी आवाज़। वैसे तो हम मतलब यहाँ पर कोई इस तरह का इंस्टीट्यूशनल एसोसिएशन नहीं था, लेकिन आता तो मैं रहा हूँ मुसलसल। तो यहाँ पर टॉक्स में और डिस्कशंस में और फीचर्स भी मैंने बहुत लिखे, रेडियो प्लेज भी लिखे, एडाप्टेशंस भी किए नॉवेल्स वगैरह के, और इस तरह से काम मतलब मुस्तकिल करते रहे हम। चलिए हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं आपकी पसंद के गानों की भी। पहला गीत सुनते हैं, फिर हम अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे इस गीत के बाद। पुराना एक गाना है तेरा मेरा प्यार अमर, लता मंगेशकर जी की लता मंगेशकर और असली नकली फिल्म का थी, देवानंद के साथ थी, साधना की। तो वो बहुत पसंद है आपको? हॉन्टिंग गाना है। ये गाना सुन लेते हैं। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, तू दिल धड़के रह रहे।
मौत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। कह रहा है मेरा दिल, अब ये रात ना ढले, खुशियों का ये सिलसिला ऐसे ही चला चले। तुझको देखूं देखूं जिधर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। है शबाब पर उमंग, हर खुशी जवान है, मेरी दोनों बाहों में जैसे आसमान है। चलती हूँ मैं तारों पर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु। आपने कहा कि ये गाना बहुत हॉन्टिंग है, बहुत खूबसूरत गीत था। ये फिल्म देखी थी आपने असली नकली? मैंने तो कई बार देखी। कई बार देखी। सुना है मैंने कि आप फिल्मों के बड़े शौकीन थे, बहुत फिल्में देखिए देखते थे। तो साधना जो थी हाँ। वो मेरी बहुत पसंदीदा अदाकारा थी। अदाकारा थी, और की पूरी शख्सियत जो थी, चेहरे से लेके सारा उनका चलना, उनका बोलना और सारी चीज़ें, तो वो 60s की जो जितनी भी एक्ट्रेसेस हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो एक पूरा वजूद होता है इंसान का, उसकी पूरी शख्सियत जो होती है उसमें जो ग्रेस और जो एक तरह का सलीका होता है, तो वो सबसे ज़्यादा उन्हीं में था। आपको लगता है ऐसा? जी। क्योंकि नहीं तो उस जमाने की हीरोइंस में फिर वो ज्यादातर लोग बातें वेदा रहमान, नहीं मधुबाला, वो मीना तो कुमारी। मेरा सबके, मैंने तो इस पे काफ़ी रिसर्च किया है, जी जी। और तो मैं किताब भी शायद लिखूं एक। तो उनकी कौन सी बात आपको बहुत खूबसूरत लगती थी? एक उनका अलग अंदाज था उनके बालों का। और हमारे यहाँ जो पैरामीटर्स हैं अच्छे चेहरे के, तो उस पे पूरा उतरता है उनका चेहरा, जैसे किताबी चेहरा कहते हैं। जब मेजरमेंट होता है, जैसे कि ये सर से और माथा, और माथे से लेके नाक, नाक से लेके ठोड़ी तक, ये और चौड़ाई में, तो वो हिंदुस्तानी जो पैरामीटर्स हैं उसके लिहाज से भी और वेस्टर्न भी, तो वो बहुत परफेक्ट चेहरा है। आपकी बहुत ख्वाहिश थी कि आप उनसे मिल पाए? हाँ, मैं ख्वाहिश थी, लेकिन वो मिलती नहीं थी किसी से। मैंने बहुत कोशिश की, यहाँ बॉम्बे में जो सिंधी एसोसिएशन थी उससे भी हमने राब्ता किया, और दूसरे अशोक एक साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है हिंदी में उनके ऊपर, उनसे भी, लेकिन वो उस वक्त तक बिल्कुल ही विड्रॉ कर चुकी थी, तो वो बात हो नहीं पाई। तो उनकी सारी फिल्में देख लेते थे आप? जब ये इनकी फिल्में आ रही, इस वक्त हम छोटे थे, मुझे उस वक्त था भी क्रेज, मतलब जब मैं देखता था, मेरे महबूब जो उनकी फिल्म 63 में आई थी, और तो मैं उस वक्त 12-13 साल का था, तो वो हमारी नानी दादी तक ने फिल्म देखी वो। तो इस तरह से उनके साथ ये था कि हर फिल्म जो थी वो 60s पूरा जो ज़माना था उसमें वो कल्ट बन जाती थी। बहुत अजीब गरीब वो मामला था उनका, लेकिन उनके साथ एक बदकिस्मती ये हुई कि फिर वो आँखों का उनका मसला हो गया। तो मुझे ये लगता है कि शायद जो नेचर है जिसने उनको बनाया था, उसने भी एक तरह का पर्दा उन्हें दे दिया कि भाई आप जाइए, आप 10 साल से भी कम अरसे तक वो एक्टिव उनकी रही। एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी मेरा साया। फिल्में तो सभी अच्छी जी थी, जी, मेरा जिसमें वो साया डबल था, रोल में थी। मेरा साया और डबल रोल में कई फिल्में थी, इसमें वो कौन थी में और अनीता में,
डबल रोल थे उनके। आप किस तरह की फिल्में देखना पसंद करते थे उस समय भी? ये कहना तो मुश्किल है, तो वक्त तो ज़्यादातर सोशल ड्रामा ही होता था, सोशल ड्रामा ही होता था, और उसमें बहुत सी या फिर हॉरर बहुत फिल्में ही भी बनती थी थोड़ी बहुत। हाँ, वो कौन थी टाइप्स? ये उन्हें खास एक सीरीज थी पूरी, वो कौन थी, अनीता भी उसी तरह की फिल्म थी, मेरा साया भी क्राइम का भी था मामला। लेकिन ये कि इनके यहाँ जो एक खास तरह की मासूमियत थी चेहरे पर, वो एक बहुत जो हमारी एस्थेटिक्स है उससे बहुत उसका गहरा ताल्लुक मुझे लगता है। और उर्दू शायरी में जो महबूब का पूरा तस्वुर बयान किया गया है, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ सबसे कि आप उर्दू शायरी का जो महबूब है उसको अगर देखना है जीता जागता, तो साधना का चेहरा देख लीजिए। चलिए, तो फिर वो जो गीत है ना, चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, आपको बहुत पसंद है, तो सुन लेते हैं इस मोड़ पर। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। शिकवे हैं ना वादे हैं, ना कसमें हैं ना रस्में हैं, ना शिकवे हैं ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु, और आज हमारे साथ हैं कहानीकार, शायर, पत्रकार, अनुवादक फरहत एहसास। मैं हूं आपके साथ राजश्री। थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं और फरहत साहब, आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि फरहतुल्लाह खां के बाद फरहत विश्वास और फिर फरहत एहसास, ये एहसास आपको कब और क्यों और कैसे लगा कि फरहत एहसास लोग आपको ऐसे जाने? क्या वजह थी? इसमें कोई ऐसा कोई सोचा समझा मेरे ख्याल से कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। ये तो
हमारा जो नाम है वो हमारा बचपन में माँ बाप ने दे दिया। तो इसमें एक तरह का जो एक रेशल एसोसिएशन है ना एक खान का, तो वो मुझे ये लगता था कि ये थोड़ा सा कहीं बहुत लिमिटेड कर देता है, वो खुलापन होना चाहिए आदमी में। तो उससे, हालांकि हमारे यहाँ होता है ये, तो उर्दू शायरी में खास तौर पे उपनाम रखते वो हैं या उपनाम पेन रखने नेम का पूरा रखते हैं। रिवाज है। जी। तो वो भी रहा होगा कहीं, लेकिन ये कि हाँ, मैं जब यूनिवर्सिटी में आया था अलीगढ़ में, तो कुछ दिनों तक के लिए ही रखा हमने, फर्क विश्वास रख लिया। कुछ लोग थे वहाँ पर, तो उसके बाद फिर दिल्ली आने के बाद फिर मैंने ये अपने आप एक एहसास का मामला कुछ ऐसे ही कैसे हो गया, मतलब वो पूरी तरह से मुझे याद नहीं है, लेकिन एहसास का मामला मेरे साथ बहुत गहरी फीलिंग का, चीज़ों को महसूस करने का ये तो सिलसिला रहा है बहुत पुराना। तो हो सकता है कि शायद दिल से सोचते हैं ना, बहुत एहसास उनके साथ साथ चीज़ों की रहती है, शायद ये भी वजह हो सकती है। जी बिल्कुल। हम बहराइच चलते हैं, उत्तर प्रदेश, और वहाँ से जानते हैं नन्हे फरहत को, उनके दिन, उनकी तालीम वहाँ पर, उनका परिवार, उनके माता पिता, भाई बहन। बहराइच तो लखनऊ से नॉर्थ ईस्ट कहेंगे तो नेपाल के बॉर्डर पे है ही, वो छोटा सा शहर है और पुराना शहर है बहुत, तकरीबन 1000 साल तक के पहले की उसकी, जो हमारे नेशनल गैजेटियर हैं उसमें बहराइच का जिक्र है। तो उसकी खास बात एक ये है कि उसके बॉर्डर पे बिल्कुल श्रावस्ती बहुत बड़ी बुद्ध की नगरी। और आप वहाँ बहुत जाते थे जब बच्चे थे तब भी? जाता था। तो बुद्ध ने वहाँ 22 बरसातें गुजारी हैं, तो घूमते रहते थे, बरसात में वहाँ आ जाते थे। तो बहुत बड़ा बौद्ध सेंटर था पहले, उसमें यूनिवर्सिटीज भी थी और पूरा शहर था वो। अब भी बहुत बड़ा सेंटर है, उसमें लोग आते रहते हैं। और कितने भाई बहन थे आप? हमारे भाई बहन तो बहुत थे, पूरा 5 भाई 4 बहनें। हमारे जो वालिद थे वो पुराने ग्रेजुएट थे अलीगढ़ के। और तो घर में क्या ऐसा माहौल था शेर व शायरी का? नहीं, ये हमारे घर में तो नहीं था कोई। आप इस 9 भाई बहन में कहाँ थे? मैं छोटे थे? 5वां। अच्छा। हमारा तो मेरे ख्याल से कुछ रहा होगा, जीन्स में कुछ पुराना रहा होगा। और एक कलंदरी का भी कुछ है हमारे में, नाना थे कोई, हमारी माँ बताती थी कि वो सूफी थे और वो घूमते रहते थे, ऊंट पर चलते थे। तो वो कभी कभी बहराइच जाते थे तो कई 100 लोग उनके साथ होते थे और में नगाड़े बजते हुए पता नहीं क्या क्या होता था। तो वो एक तरह की एक चीज कुछ रही होगी। तो शायरी तो कहीं बाहर से नहीं मिली मुझे, वो शायद खून में रही होगी कहीं। हालांकि ये जो फिल्म म्यूजिक मैं सुनता था तो उससे मुझे लगता था कि ये 60s का पूरा जो जमाना है, उसमें सुबह सुबह रेडियो सीलोन से एक प्रोग्राम आता था नए गानों का, फिर विविध भारती का प्रोग्राम। तो हमें सुबह होमवर्क करते रहते थे, गाने सुनते रहते थे रेडियो को। पढ़ने का शौक आपको बचपन से ही रहा है ना? पढ़ने का बहुत रहा है और सुनने का ये तो ये म्यूजिक सुनने का, और ख़ास तौर पे उस वक्त ओपी नैयर के म्यूजिक में जो बहाव था बहुत ही। और साधना की फिल्मों में ओपी नैयर के म्यूजिक ज्यादा होते थे बहुत। उसमें मदन मोहन के भी म्यूजिक रहा है उनमें, उनकी फिल्मों में, ओपी नैयर के कुछ शुरू में। और ये तो जो बहुत आइकॉनिक गाना है हम दोनों का, अभी न जाओ छोड़ के, वो जयदेव का म्यूजिक था। वो सुन ले क्या यहाँ पर? हाँ, सुन सकते हैं। प्रेम गीत जो है उससे बेहतर कोई और नहीं है। जितना इंतजार में जो आदमी या फिर शिकायत जो कह सकता है वो अल्टीमेट है ये गाना। और इसकी धुन इतनी जबरदस्त है कि ये मतलब आखिरी धुन हो सकती थी जो वो ये है। बहुत याद रहते हैं लोग, जहन हमारा सबकॉन्शियस माइंड जो है उसको बनाने में, उसकी जो अकाउस्टिक्स है, उसकी एस्थेटिक, उसमें इस गाने का बहुत हाथ है। तो हम दोनों का कौन सा गीत सुनवाएंगे आप? ये मतलब यही गाना जो अभी न जाओ छोड़ के। चलिए इस गीत को सुन लेते हैं। भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं।
अभी अभी तो आई हो, अभी अभी तो, अभी अभी तो आई हो, बहार बन के छाई हो, हवा जरा महक तो ले, नजर जरा बहक तो ले, ये शाम ढल तो ले जरा, ये शाम ढल तो ले जरा, ये दिल संभल तो ले जरा, मैं थोड़ी देर जी तो लूं, नशे के घूंट भी तो लूं, नशे के घूंट पी तो लूं, अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। सितारे झिलमिला उठे, सितारे झिलमिला उठे, चराग जगमगा उठे, बस अपना मुझको टोकना, बस अपना मुझको टोकना, न बढ़ के राह रोकना, अगर मैं रुक गई अभी तो जा न पाऊंगी कभी, यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी नहीं भरा, जो खत्म हो किसी जगह, ये ऐसा सिलसिला नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, नहीं 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 नहीं, अभी ना जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं। अधूरी आस, अधूरी आस छोड़ के, अधूरी प्यास छोड़ के, जो रोज यूं ही जाओगी तो किस तरह निभाओगी, कि जिंदगी की राह में जवां दिलों की चाह में कई मकाम आएंगे, जो हमको आजमाएंगे, बुरा न मानो बात का, ये प्यार है गिला नहीं। हाँ यही कहोगे तुम सदा कि दिल अभी भरा नहीं, हाँ दिल अभी भरा नहीं, नहीं 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 नहीं। बहुत ही खूबसूरत गीत हमने सुना अभी मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में। आपको फ़िल्में बहुत पसंद हैं, फ़िल्मों के गीत बहुत पसंद हैं और आप खुद लिखने लगे, बहुत अजीम शायर हैं आप। यहाँ पर इस मोड़ पे हम चाहते हैं कि कुछ आपकी गज़लें सुन लें, कुछ आपके शेर सुन लें और फिर हम अपनी बात आगे बढ़ाएं। एक तो मुझे लाइन याद आ रही है, तेरे होठों के सहरा में, तेरी आँखों के जंगल में, तेरे होठों के सहरा में, तेरी आँखों के जंगल में, जो अब तक पा चुका हूँ उसको खोना चाहता हूँ, ऐसा क्यों? पहले पाने की ख्वाहिश होती है, फिर उसे खो देने की ख्वाहिश भी होती है, ऐसा क्यों फरद साहब? ये असल में मेरे साथ हमेशा से रहा है, शायरी में भी वैसे भी, कि हमारे पास जो कुछ है वो जो पहले से दिया हुआ है उसे नहीं रखना है, उसे देख कर फिर कुछ ऐसा हासिल करना है जो मेरा अपना हो। तो महबूब के आंखों के जंगल और इसमें एक तो होठों के सहरा, तो एक दोनों चीज़ें ऐसी हैं जो अजीब-ओ-गरीब हैं। तो उसमें खो देना अपने आप को, फिर वहाँ से जो कुछ मिलता है उसकी बुनियाद पे जिंदा रहना। तो ये एक चीज़ है, अपने तौर पे अपना खुद हासिल करना अपने आप को।
तो ये है इसमें। इसके पहले इसके अंदर शेर जो इसका है वो है, मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ मैं। तो ये एक चीज, ये पूरी गजल हम सुनना चाहेंगे आपसे। 2-3 शेर तो इसके मुझे याद है। मैं रोना चाहता हूँ, खूब रोना चाहता हूँ मैं, फिर उसके बाद गहरी नींद सोना चाहता हूँ मैं, तेरी आँखों के जंगल में, तेरे होठों के सहरा में जो अब तक पा चुका हूँ उसको खोना चाहता हूँ मैं। ये कच्ची मिट्टियों का ढेर अपने चाक पर रख ले, तेरी रफ्तार का हम रक्स होना चाहता हूँ। ये है 3 शेर याद हैं मुझे। और कोई गजल? तो अब एक मैं गजल सुना देता हूँ। जरूर जरूर, ठीक। ये शेर हैं कि उम्र बेवजह गुजारे भी नहीं जा सकते, इतने जिंदा हैं कि मारे भी नहीं जा सकते। हाल अब ये है कि दरिया में भी लगता नहीं जी, और किसी एक किनारे भी नहीं जा सकते। उस जगह जाके वो बैठा है भरी महफिल में, अब जहाँ मेरे इशारे भी नहीं जा सकते। बहुत सुंदर। अब जहाँ मेरे इशारे भी नहीं जा सकते, सारी शक्लों से परे है वो हमारा महबूब, सो तसव्वुर के सहारे भी नहीं जा सकते। जीतने का न कोई शौक न तौफीक हमें, लेकिन इस तरह तो हारे भी नहीं जा सकते। क्या बात है, क्या बात है। नींद से उसको जगाना भी ज़रूरी है बहुत, नींद से उसको जगाना भी ज़रूरी है बहुत, रात भर उसको पुकारे भी नहीं जा सकते, रात भर उसको पुकारे भी नहीं जा सकते। औरत एहसास तुझे मना है जाना उस तक, क्या तेरे खून के धारे भी नहीं जा सकते। ओहो, बहुत इंटेंस पोइट्री है, गज़ल है फरहद साहब। आपके किताबों के उन्वानों में, गज़लों में, शेर में, अशार में, सब जगह मुझे बहुत गम नज़र आता है। आपकी किताब है जिसका नाम है मैं रोना चाहता हूँ। जी, शुरू पहली किताब। जी जी। और ज़्यादातर जो मैंने पढ़ी है या सुना है, तो क्या बहुत अच्छा लिखने के लिए, बहुत शिद्दत से लिखने के लिए, बहुत इंटेंस लिखने के लिए दुख का होना, गम का होना ज़रूरी है क्या? आप लखनऊ यूनिवर्सिटी आ गए थे और आपके जीवन का वो एक साल बहुत महत्वपूर्ण रहा है, आपने कहीं जिक्र किया था इस बात का। जी, उस एक साल में बहुत कुछ हुआ होगा, कुछ ऐसी चीजें जिंदगी में। वो तो पहली बार मैं निकला था 17 साल की उम्र में, इंटरमीडिएट करने के बाद। एक तो घर में माहौल इतना प्रोटेक्टिव था कि अपना घर है, वालिदैन भाई बहन है घर में, और फिर थोड़े से दोस्त हैं जो शाम को उनसे मिलते, तो घर से कॉलेज से घर, उसके अलावा कहीं जाना नहीं है। तो वो छोटा सा शहर, तो उसमें फिर पढ़ना और ये गाने वाने सुनना, थोड़ा खेलता तो बहुत कम समय। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में आने के बाद पहली बार एक बड़ा शहर था और उसमें सिंगल सीटेड रूम हॉस्टल में, और उसमें उस वक्त जब हम चले थे वहां से घर से, तो वो पहला इश्क भी हो गया था मेरा। बिल्कुल। वो तो एक वहां तो से निकलने के पहले हो गया था। हाँ, वो ओहो। तो छोड़ के आपको जाने का दिल कैसे किया होगा? नहीं, वो तो एडमिशन हो गया ना, तो उसमें जाना था। तो फिर वो एक याद घर की, और वहाँ पे पहली बार मुझे अपने आप को अकेला रखना था, तो खुद से मुलाकात पहली बार हुई, और उस पूरी दुनिया की भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, और उसमें एक अकेला नौजवान बिल्कुल घर से निकल के आ गया है, तो वो बहुत ज़्यादा घबराहट भी होती थी और रोना भी आता था। तो ये, और फिर उस वक्त थोड़ा सा यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स, उसमें भी हिस्सा लेना, और दूसरे हम इस पे बात करेंगे आपसे। यहाँ पर हम एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक लेते हैं और फिर हम यूनिवर्सिटी की तरफ मुड़ेंगे। अगला गीत आपकी पसंद का कौन सा होगा? हम बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए, काला पानी का गाना है ये, मोहम्मद रफ़ी की आवाज में सुन लेते हैं। चल गए हम बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए हम
बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए हम। देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, देखा कि ये तुम्हें हम बन के दीवाना, उतरा जो नशा तो हमने ये जाना, सारे वो जिंदगी के सहारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चले गए हम। तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, तुम तो ना कहो हम खुद ही से खेले, डूबे नहीं हम यूं नशे में अकेले, शीशे में आपको भी उतारे चल गए हम, बेखुदी में तुमको पुकारे चल गए सागर में जिंदगी को उतारे चले गए। श्रोताओं, इस समय आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और हमारे साथ हैं फरहत एहसास, मशहूर शायर, पत्रकार, अनुवादक, लेखक। मैं हूँ राजश्री। तो आप लखनऊ आ गए थे, लेकिन आपका दिल तो पीछे बहराइच में रह गया था। फिर आप अकेले भी हो गए थे बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो उसको अधूरा छोड़ दिया, उस कहानी को वैसे ही? नहीं, वो तो बाद में फिर मैं वापस गया तो हम खत दे के आ गए थे, बहुत लंबा चौड़ा। तो वहाँ हम वापस पहुँचे तो आना जाना था हमारा घर में। तो वो दिन में वो अपना कमरे में कुछ सफाई कर रही, तो मैं खड़ा हो गया जाके। मजरू साहब का गाना है ना कि हम भी खड़े हुए हैं गुनाहगार की तरह, वो मजरू लिख रहे हैं वो अहले वफा का नाम। तो वो जाकर खड़े हो गए अब कि अब ये क्या, पता नहीं क्या जवाब मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि आप खत बहुत अच्छा लिखते हैं। अच्छा। उसके बाद ये जवाब मिलना कि हम खत बहुत अच्छा लिखते हैं, तो इसके मतलब एक्सेप्टेंस थी। तो वो एक मतलब पहली बार आप किसी से कुछ कहें और उसको तस्लीम कर लिया जाए, मान लिया जाए, मंजूरी मिल जाए, तो उससे बढ़ के खुशी दुनिया में मुमकिन नहीं है। तो वो पहली खुशी थी कि आप जिसको चाहते हैं उसने आपको मान लिया। बिल्कुल। तो आप दुनिया में बाद में कितना भी कुछ हासिल कर लें, लेकिन वो पहली जो मोहब्बत होती है उसको मान लिया जाना, उससे बड़ी खुशी दुनिया में कोई नहीं होती है। तो वो फिर आज आपके साथ है? नहीं, वो तो फिर वैसी, फिर वो अधूरी प्रेम कहानी, वो अधूरी रही बिल्कुल। फिर वो हमारी माँ को मालूम हो गया, तो उन्होंने कहा कि वही जो होता है फिल्मों में कि जो है लड़के पे डोले डाल रही है और ये खराब कर देगी ये। तो वो सब लोग जाके लड़बड़ ली, उनके खत्म हो गया। ओहो, ये होता है। तो फिल्मों में नहीं होता, वो जिंदगी में भी वही होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, आपकी जिंदगी में भी होता है। आपने कलंदरी की बात की थी, बुद्ध की बात की थी, पढ़ाई का शौक रहा आपको। आपने कहा कि आप रसखान, कबीर, जायसी, तुलसी, रहीम
इन सबको बहुत पढ़े हैं और पहले वहीं से आपको सुनकर बिल्कुल बिल्कुल जी, तो कुछ हमारा तो ये उर्दू शायरों से ताल्लुक है तो बाद में पैदा हुआ है। शुरू में मैंने उर्दू पढ़ी थी 8वीं तक, तो उसमें थोड़ा बहुत तो इनके नाम जानता था मैं, मीर और गालिब वगैरह का। लेकिन वो हमने जो इससे पहले जो पढ़ा ये खास तौर पे ये रसखान और ये कबीर, सूर, तुलसी ये सारे जो हमारे शायर हैं, एक तो छंद जो है वो घनाक्षरी छंद और सोरठा, ये हमें इतनी ज्यादा अच्छे लगते थे उस वक्त। और इसमें चूंकि एक रवानी बहुत थी तो वो बहुत मेरे लिए आज तक बहुत गहरा ताल्लुक हमारा, जज्बाती और रूहानी। तो बहुत सी चीजें मुझे याद हैं। तो अब ये एक वो है जैसे रसखान का वो है कि शेष महेश गणेश दिनेश सुरेशहु जाहि निरंतर गावें, ताहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावें। नारद ते सुख व्यास रहें पचिहारें तवु पुनि पार न पावें, ताहि अहीर किछो हरियां छचिया बर छाछ पे नाच नचावे। बहुत सुंदर जी। तो ये अब देखिए कितना बहाव, कितनी रवानी है इसमें। और मैंने बाद में कोशिश की कि थोड़ा सा इस छंद में कुछ लिखने की कोशिश करूं। तो इस तरह से बहुत है। मतलब ये पूरा कृष्ण भक्ति का रामचरितमानस भी पढ़ी मैंने फिर। लेकिन सूरदास के यहाँ जो भ्रमर गीत है वो बहुत जबरदस्त है। वो मेरे ख्याल से पहली बार ये जो अक्ल और इश्क का जो टकराव है वो बहुत खूबसूरती से सूरदास ने उसको बयान किया है कि वो चले गए थे जैसे, मतलब ये एक तो जिस्म का है कि रूहानी मोहब्बत और जिस्मानी मोहब्बत, ये आपका जो महबूब है वो जिस्मानी शक्ल में भी आपके सामने हो और उसका अपना जो जज्बाती मामला है वो तो है ही है। तो कृष्ण जब द्वारिका चले गए थे तो यहाँ पे जो गोपियाँ थीं वो रोती थीं और वहाँ उनको पैगाम भेजे बहुत कि भाई आप यहाँ से हमको शोक व्याकुल करके चले गए हैं, ये तो बड़ी बुरी बात है। उनके दोस्त थे, उनको भेजा कि भाई आप जाके समझाइए उनको। तो बड़े पंडित थे, तो उन्होंने आके उनसे कहा कि भाई ये कृष्ण तो बहुत बड़े परमात्मा है, ब्रह्म है, और उनको ऐसे ही आप अपने मन से में देखिए, उससे आध्यात्मिक रिश्ता कायम किए। उन्होंने कहा मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ, हमको कृष्ण, साक्षात कृष्ण चाहिए और ये सब हमसे बात मत कीजिए। तो ये इस बाइनरी को लेके सूरदास ने बहुत 120-125 छंद हैं। सूफिज्म की तरफ आप राग़िब हुए, मुतासिर, इसकी क्या पृष्ठभूमि यही थी या फिर कुछ? सूफिज्म का मामला वही है कि सूफिज्म में मैंने ये हिस्सा निकाल दिया उसका जो बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रैक्शन वाला है, रूहानियत का जो एब्स्ट्रैक्शन का है। तो इसमें वही है कि आप जो जिस्म और रूह दोनों एक साथ जब रहते हैं तब आपका जो ताल्लुक है वो पूरा होता है। ये जो सूफिज्म की बात है और जो भक्ति का मामला है तो उसमें एक तो पहलू ये है कि आप बहुत इंटेंस आपका रिश्ता जो होता है, लेकिन वो इंटेंस रिश्ता जो है जब तक आप मानी तौर पे आपका महबूब आपके सामने नहीं है तो उससे आपका जो जज्बाती रिश्ता नहीं हो सकता कोई, आप जब तक देख नहीं रहे हैं उसको। और अलौकिक ब्रह्म जो है निराकार, तो वो तो है, उससे आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक वगैरह कुछ कर सकते हैं। लेकिन भक्ति वाले शायरों ने जो सूफीज़्म के, एक तो सूफ़ी हैं जो प्रॉपर, तो वो तो अलग है, लेकिन सूफ़ी शायरी जो है उसमें और भक्ति शायरी दोनों में ये है कि जो आपका महबूब है वो बिल्कुल सामने आपके हो, तो आप उसको हर तरह से उसके आप अपने पूरी इंद्रियों से, अपने हवास से उसको देखें और छू सकें और महसूस कर सकें। और फिर इस पे आपका एक बहुत खूबसूरत शेर है, बहुत से शेर हैं इसमें। तो अब ये है कि हम देते हैं ब्रेक और उसके बाद इस पर आते हैं। फरहत साहब, आपकी पसंद का हम अगला गीत सुन लेते हैं और आपके जो फहरिस्त है उसमें एक नया गाना भी है, मुझे याद है आपको बहुत पसंद है। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही, ठीक है, तो हम आपकी पसंद का है उसका घर, ये बहुत अच्छा गाना है। हाँ, ये गीत हम सुन लेते हैं। फिर हम उदित नारायण ने अच्छा गाया भी है और उन्होंने जावेद साहब ने लिखा भी अच्छा है।
घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो खिड़की में आई नजर। घर से निकलते ही मासूम चेहरा नीची निगाहें भोली सी लड़की भोली अदाएं। ना अप्सरा है ना वो परी है लेकिन ये उसकी जादूगरी है। दीवाना कर दे वो एक रंग भर दे वो शर्मा के देखे जिधर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। करता हूँ उसके घर के मैं फेरे हंसने लगे हैं अब दोस्त मेरे। सच कह रहा हूँ उसकी कसम है मैं फिर भी खुश हूँ। बस एक गम है जिसे प्यार करता हूँ मैं जिस पे मरता हूँ उसको नहीं है खबर। घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर।
की है जैसे कोई पहेली, कल जो मिली मुझको उसकी सहेली। मैंने कहा उसको जाके ये कहना, अच्छा नहीं है यूं दूर रहना। कल शाम निकले वो घर से टहलने को, मिलना जो चाहे अगर, घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है उसका घर। कल सुबह देखा तो बाल बनाती वो, खिड़की में आई नजर। वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम लिटरेरी गुरु और आज इस प्रोग्राम में हमारे साथ रूबरू हैं फरहत एहसास, मशहूर शायर, पत्रकार, अनुवादक, लेखक, और मैं हूं आपकी दोस्त राजश्री त्रिवेदी। आपका एक अशार मुझे याद आ रहा है, किसी कली किसी गुल में किसी चमन में नहीं, जी किसी कली किसी गुल में किसी चमन में नहीं, वो रंग है ही नहीं जो तेरे बदन में है। जी अभी आप बात कर रहे थे कि जो सूफी शायरी है उसमें महबूब को फिजिकल होना चाहिए, एवरीथिंग इज नॉट एब्स्ट्रैक्ट। जी बिल्कुल। है ना? एब्स्ट्रैक्शन में आपको, एब्स्ट्रैक्शन में तो एक दूसरे किस्म के भाव पैदा होते हैं जो बहुत ज्यादा, हम उसे कहते हैं रूहानी प्लेटोनिक कहते हैं कि ईश्वर से। जी वो अब पूरे वजूद से जब आप किसी से ताल्लुक रखना हो तो उसमें आपके जज्बे काम जब तक नहीं होंगे साथ में, तब तक आपका जो ताल्लुक है वो सच्चा नहीं होगा। तो ये जरूरी है। तो आपके सफर में अस्मा कब जुड़ी हैं आपकी जिंदगी? हमारी आखिरी जो 3-4 इश्क हुए उसमें आखिरी जो है जो कामयाब हो गया, जी 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 तो जी। उसमें ये हैं जो मेरी बीवी हैं आजकल। तो ये 95 वो आकाशवाणी से जुड़ी हुई थी और आकाशवाणी से आकाशवाणी ताल्लुक आते था। जाते आपकी मुलाकात हुई? नहीं, वो तो अखबार में, उस वक्त मैं अच्छा। यहाँ कौमी आवाज़ अखबार था उर्दू का, उस वक्त नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा अखबार था कि अखबार से निकालती थी वो फोर्टनाइटली, तो उसमें कुछ शायरी वगैरह और छापती थी और चीज़ें भी। तो हमारा अखबार था, उसके संडे एडिशन का एडिटर था मैं, तो उसमें उन्होंने कुछ भेजा था अपना छापने के लिए, तो उस तरह से हमारा ये मुलाकात हुई। तो वो उनको भी शायरी का बहुत गहरा था, शौक था। आप जैसे शायर जो बहुत मशहूर होते हैं, जिनके चाहने वाले बहुत होते हैं, आप देश विदेश यात्राओं पे जाते हैं, मुशायरों में होते हैं, तो इस तरह के लोगों की फ़ैन फॉलोइंग बहुत होती है। और मैं कहीं सुन रही थी आपको मुशायरे में जहाँ आपने कहा कि एक गज़ल की शुरुआत की और कहा कि माशूक बहुत परेशान किया करती हैं। हाँ याद है आपको? हाँ बिल्कुल। क्या? वो तो है एक ये कि माशूक होना जो है वो खुद अपने आप पर, माशूक वही होता है जिसको अपने सबसे अलग होने का बहुत गहरा एहसास हो और अपनी हुस्न पर नाज हो, और ये कि चाहे जाने का जो सुख है कि बहुत सी निगाहें आप पर लगी हुई हैं और हर शख्स चाहता है कि आपसे बात करे और आपसे करीब आए। तो ये एक सबके ज़रिए मांगे जाने का और चाहे जाने की ख्वाहिश रखना, तो ये एक अपने आप में आपको एक बहुत एक गुरूर पैदा करता है आपके अंदर। हम उसको, वो एरोगेंस अगर नहीं भी है तो तब भी अपने होने पर एक तरह का नाज होना, तो इसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा किसी से आपको कोई जज्बा आपके अंदर पैदा हुआ किसी के लिए, तो फिर वहाँ तो जिसे मोहब्बत हम कहते हैं वो तो सर झुका देती है आपका फौरन।
वहाँ आप फिर सर उठा के नहीं रह सकते। तो उसमें फिर जो ये परेशान करने वाला मामला भी यही है कि आपको भटकना बहुत पड़ता है महबूब की गली में, और आपको रुसवा भी होना पड़ता है, और सब कुछ चीज़ें होती हैं जो होनी चाहिए मोहब्बत में। तो वो उसके तकाजे हैं सारे। जो नाकाम मोहब्बत होती है उसका असर कुछ आपकी शायरी पे जरूर होता होगा, जैसे कभी याद करके किसी को? नहीं, हमारे जो उस्ताद हैं शायरी में वो मीर तकी मीर हैं, 18वीं सदी के शायर जो हैं। तो उनका शेर है कि मेरे सलीके से मेरी निभी मोहब्बत में तमाम उम्र मैं नाकामियों से काम लिया। तो हमारे यहाँ जो है ना मोहब्बत की दुनिया है, उसमें नाकामी जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। कामयाबी से ज़्यादा बड़ी चीज़ नाकामी है। वो लिखने के लिए प्रेरित करता है, इंस्पायर तो करता है। नाकामी में ये होता है कि आपको फिर अगले सफ़र की एक रास्ता मिल जाता है कि आपको ये शायद यहाँ तक आप आए और यहाँ आपको वो नहीं मिला जो आप तलाश कर रहे थे। तो हो सकता है कि आपकी मंजिल ना हो सकता है कि इसके आगे भी कुछ अभी जाना हो। आपकी एक किताब है, हाल ही में एक पुस्तक आई है, कशका खैंचा दैर में बैठा। जी। थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे? ये कशका खैंचा दैर में बैठा ये भी मीर तकी मीर ही का शेर है। वो शेर पूरा है कि मीर के दीनों मजहब को अब पूछते क्या हो, उन्ने तो उन्होंने को उस जमाने में उन्ने कहते थे। कशका खैंचा दैर में बैठा कब का तर्क इस्लाम किया, कि मतलब कशका में वो है तिलक लगाया और मंदिर में जाके बैठ गए और इस्लाम छोड़ दिया। तो हमारे यहाँ उर्दू शायरी में, फारसी में भी माशूक को बुत कहते हैं, सनम और बुत। वो आशिकी जो है एक तरह की बुत परस्ती है। तो हम ये कहते हैं कि आशिक जो है वो कभी एक खुदा को नहीं मान सकता, वो तो बुत परस्ती वाला खेल होता है कि हमें उसके सामने सर झुकाना है और सजदा करना है उसका। तो बहुत शेर हमारे यहाँ कहे गए हैं उर्दू शायरी में कि महबूब जो है हमारा सनम है, बुत है, और हम उसके सामने सजदा करते हैं, तो उसमें और सब कुछ भूल भाल गए हम। तो ये एक उन्वान है किताब का, उससे आया है ये। एक तरह से कनेक्शन है हमारी पूरी जो परंपरा है शायरी की। आप शुरू से बचपन से ही बनी बनाई जो समाज की एक तहजीब है, या कहें कि एक चला आ रहा है जो ट्रेंड, वो आपको गवारा नहीं था? कुछ अलग, कुछ मुख्तलिफ करने की चाह हमेशा रही आपके अंदर? जी बिल्कुल, है ना? ये तो है एक तरह का। नहीं, वो तो होता है ना कि आप बहुत से लोग होते हैं या ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो पहले से जो चीज़ें मौजूद होती हैं उसी के मुताबिक ढल जाते हैं, और उनमें कोई ऐसी अपनी चीज़ नहीं होती कि अपनी इंडिविजुअल कोई ख्वाहिश नहीं होती या कोई ख्याल नहीं होता, या अपने होने का वैसा एहसास नहीं होता कि जैसे आप हैं वैसे ही आप रहने की कोशिश करें या अपने होने को हासिल करने की कोशिश करें। तो ये पन्ही से कौन सी चीजें थी जो आप नहीं करना चाहते थे और कहा जाता था कि ये ऐसा ही होता है ये कर? जैसे तो हमारे बचपन में तो ये, अब जैसे हमारे यहाँ अब तो मुसलमान घराना था तो उसमें नमाज पढ़ने को कहते थे, तो अब मेरे समझ में नहीं आता था कि इसी तरह से हम कैसे क्यों इबादत करें खुदा की जैसे बताया जा रहा है। तो लेकिन अब उस वक्त हमारे पास ऑप्शन था नहीं, तो जब कहते थे पढ़े तो खड़े हो जाते थे पढ़ने के लिए। लेकिन ये सवाल रहता था बचपन में भी कि ऐसा क्यों है? अगर कोई है जिसकी इबादत करनी है तो वो अपने तौर पे हम कर सकते हैं जैसे हम चाहें, तो उसके लिए या कोई भी काम करने के लिए बनी बनाई जो कोई शक्ल है हम उसी को फॉलो क्यों करें? तो ये क्वेश्चनिंग हमेशा से रही। तो उसने काफ़ी शायरी में भी और इसमें भी रास्ता दिखाया कि अब जो आप खुद हैं आप उसी को बयान करें। जैसे कबीर ने कहा है कि अनुभव उगावे सो है रागी। तो अपना आपका जो एक्सपीरियंस है, आपका अपना जो वजूद है, जो उसके जो मानी है, उसकी जो मीनिंग है, उसको हासिल करने की कोशिश करना, ये है जो हम समझते हैं कि हमें करना चाहिए। नए बच्चे जो इस वक्त सुन रहे हैं आपको, जो शेर व शायरी से शौक़ रखते हैं, उर्दू लिटरेचर से शौक़ रखते हैं और इस क्षेत्र में अपना कुछ मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उनको क्या कहेंगे? हम तो यही कहेंगे कि आप शेर कहना चाहते हैं तो शेर
कहने का जो मीडियम है वो लफ्ज हैं। जैसे आप मकान बनाना चाहें तो ईंट मिट्टी गारा बनाएंगे और लकड़ी लेंगे और लोहा लाएंगे, सबको जमा करेंगे, तो वो एक जो तामीर का सामान है वो जमा करेंगे। उसी तरह से शायरी में लफ्ज हैं, तो ज़बान आप जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ही ज़्यादा आपको ताकत मिलेगी, और जितने ज़्यादा लफ्ज आपके पास होंगे उतने ही ज़्यादा मीनिंग्स का और जज्बों का और भावों का दायरा उतना ही फैलेगा। तो लफ्ज आपके पास हों, फिर आपके अंदर सुर हो, आप अपने धुरी पर महवर पर नाच सकते हो, और अगर आप चाहें तो आप इश्क भी करें। तो मोहब्बत जो है इश्क आपको किया थोड़ी जाता, वो तो हो नहीं जाता। करने के मतलब ये है कि वो तो एक जबान में हमारा जबान है इस तरह की, जो होने का करने का, ये तो होना तो खैर है ही, लेकिन वो एक सलीका भी है उसके अंदर। तो वो आपको बहुत सी चीज़ें जो आपके अंदर हैं, जो बहुत सी बुराइयां हैं, बहुत से अंधेरे हैं, उनको दूर कर देता है, और वो आपको अंदर से रोशन करता है और आपको पाक साफ करता है, और आपको परवाज़ आसमानों की सैर करने की, ज़मीन से जोड़ा रखने के साथ साथ। तो ये चीज़ें हैं जो की जा सकती हैं। एक शेर है आपका कि अंदर के हादसों पे किसी की नज़र नहीं, हम मर चुके हैं और हमें इसकी खबर नहीं। हाँ, तो ये शेर है, इसमें कुछ आगे अब ये है कि ये तो असल में हमारा हमने जो इस तरह से देखा है दुनिया को, उसमें आज की दुनिया में बहुत सी, मतलब हम जाहिर तो लगता है कि हम इंसान हैं और ऐसे काम भी करते हैं, मतलब हम खाना खा रहे हैं, चल रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो बज़ाहिर तो इंसान लगते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हमसे खो गया है। मतलब इंसान के तौर पे हमें बहुत कुछ जो करना चाहिए हम नहीं कर पा रहे। ये जो एक एहसास है कि हमने अपने आप को इंसान के तौर पे बहुत कुछ खो दिया है, और हमें ये पता भी नहीं है कि हमने ऐसा, ये इतनी बड़ी इतनी चीज़ें हमने खो दी हैं। तो ये एक रियलाइजेशन है कि हम कोशिश करें कि हम अपने आप को, पूरी ह्यूमन हिस्ट्री जो है उसमें जिस तरह से इंसान रहे हैं उस तरह से हम कोशिश करें कि फिर अपने आप को रिगेन करें। बहुत बहुत शुक्रिया फरत साहब, आप इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, हमसे गुफ्तगू की, बहुत बहुत आभार दिल से आपका। बहुत आपका भी शुक्रिया, ये आपने मौका दिया कि हमें अपने बहुत से दोस्तों से, नौजवान दोस्तों तक पहुंचने का मौका मिला, और अच्छी बात है ये जो आपकी तन्हाई जो है वो दूसरों से की ज़िंदगी में शरीक हो जाए, ये बड़ी अच्छी बात है। शुक्रिया दोस्तों। अभी हम बात कर रहे थे मशहूर शायर फरहत एहसास से। अगले सप्ताह फिर किसी शायर के साथ हम आपसे मुखातिब होंगे। तब तक के लिए राजश्री त्रिवेदी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।